कुंवर संग्राम सिंह को राठौड़ विदा के सेवक मारवाड़ ले गए थे और वहां बहुत दिनों तक उनका उपचार किया। उनके घावों को बढ़ने में बहुत समय लगा और जब उनकी आंख की पट्टी हटाई गई तो पता चला कि उनकी वह आंख पूरी तरह ज्योति विहीन हो गई है। चंद्रमा में दाग लग गया। कामदेव सरीखे कुंवर सांगा का व्यक्तित्व अब अपूर्ण हो गया था, फिर भी उस वीर पुरुष ने धैर्य न खोया। वहीं उन्हें राठौड़ विदा के महान बलिदान के बारे में भी पता चला और उनका हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर आया। अब वे चित्तौड़ नहीं जाना चाहते थे। उनके अग्रज ने जो किया था उसका व्यापक प्रभाव चित्तौड़ में पड़ा होगा, जिसे वे लौटकर और अधिक संगीन नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें राज सिंहासन का कोई लालच नहीं था और कदापि नहीं चाहते थे कि उनके कारण पारिवारिक विघटन हो जाए। कुछ दिन और स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद संग्राम सिंह ने उन लोगों से विदा ली और मारवाड़ के एक अन्य गांव में जा पहुंचे। अब उनके तन पर साधारण वस्त्र थे। मेवाड़ का राजकुमार आज एक साधारण निर्धन व्यक्ति था। सांगा ने जीवन यापन के लिए एक ग्वाले के यहाँ सेवक की नौकरी कर ली। ग्वाले के पास बहुत सी गाय और भैंसें थी। सांगा का बलिष्ठ शरीर इस कार्य के लिए पूर्णतः अनुकूल प्रतीत हुआ और वह ग्वाला भी सांगा के कार्य से प्रसन्न था। भले ही सांगा को ऐसे कार्य करने का कोई अनुभव नहीं था, परंतु फिर भी वह पूर्ण मनोयोग से कार्य करते थे। कोई नहीं कह सकता था कि उस साधारण सेवक के रूप में मेवाड़ का वह राजकुमार था जो भविष्य में इतिहास बदलने की क्षमता रखने वाला था। सांगा जितने समर्पण भाव से कार्य करते थे उतने ही वे अपने सिद्धांतों के भी पक्के थे। समय पर सभी कार्य पूरे करना उनकी उचित प्रवृत्ति थी। उनके स्वामी ग्वाले को समय के प्रति उनकी ऐसी बाध्यता आखरती थी। ग्वाला इस कर्मनिष्ठा को क्या समझता, वह तो इससे समय बिताना मानता था। सांगा के भोजन का समय भी निश्चित था और मात्रा सामान्य से अधिक थी। वह सांगा को पेट्टू भूखड़ तक कह दिया करता था, जबकि इतने परिश्रम के पश्चात उतना भोजन करना अस्वाभाविक नहीं था। एक और बात जो उस ग्वाले को अखरती थी वह थी उस युवक का मौन और अकड़। वह क्या जानता था कि वह एक राजपूत कुंवर था जिसके रक्त में मेवाड़ी शान की स्वाभाविक स्वाधीनता विद्यमान थी। स्वामी ग्वाले को अपने सेवक का राजसी व्यवहार दिन प्रतिदिन कुंठित करने लगा था और एक दिन उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसने जानबूझकर उस दिन भोजन नहीं बनाया और आराम से बैठ गया। सांगा अपने कार्य निपटाकर निश्चित समय पर भोजन के लिए आए, परंतु आज भोजन बना हुआ न देखकर शंकित हो गए। सांगा ने धीरे से कहा, स्वामी आज भोजन नहीं दिख रहा है, समय भी हो गया है। स्वामी ग्वाले ने कड़कते हुए कहा, आज भोजन में विलंब होगा, अभी काम कर। सांगा बोले, विलंब का कारण? हमारी इच्छा। तू नौकर है, हम मालिक है। हम निर्णय करेंगे कि तुझे कब और कितना भोजन देना है। काम को देखा जाए तो तू उससे अधिक भोजन करता है। इतने भोजन से 4 लोग पेट भर सकते हैं। भोजन की मात्रा सबकी समान नहीं होती और कार्य व परिश्रम के अनुसार मेरा भोजन अधिक नहीं है। आप मुझे मुफ्त में भोजन नहीं देते हैं, सांगा ने धैर्यपूर्वक कहा। बदले में मैं भी आपके सभी कार्य निष्ठापूर्वक करता हूँ। बहस मत कर। आज मैं तेरे भोजन का समय और मात्रा निर्धारित करूंगा। तेरे जैसे बहुत नौकर आए और गए, लेकिन आज तक किसी ने तेरे जैसी अकड़ नहीं दिखाई। तुझे खाना समय पर चाहिए, परंतु काम का समय भी तुम ही निर्धारित करो, यह मुझे स्वीकार नहीं। स्वामी होने का अर्थ यह नहीं होता कि अपनी उचित अनुचित इच्छा सेवक पर थोप दी जाए। यह पशुवत व्यवहार है जो मुझे स्वीकार नहीं। तेरा यह साहस कि हमें पशु कह रहा है। स्वामी भन्ना गया। वह तमक कर अपने तख्ते से उठा, परंतु सहम कर रुक गया। सांगा के नेत्रों में चमकती आवेश की बिजलियां देखकर वह अपने तख्त पर जा बैठा। ऐसी भूल कभी मत करना। सांगा के स्वर में कठोरता के साथ ही गहन गंभीरता थी। स्वामी को कार्य से मतलब होना चाहिए। सेवक कोई गाय भैंस नहीं होता जिसे डंडे से हाँका जा सके। तुम्हारी यह नौकरी संसार की आखिरी नौकरी नहीं है। श्रमवान को कहीं भी काम मिल जाता है। तुम्हें मेरा भोजन अधिक लगता है और काम थोड़ा, अतः अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं चलता हूँ। सांगा इतना कहकर वहां से चल पड़े। ग्वाले का भी साहस नहीं हुआ कि वह कुछ कह सके। सांगा वहां से चलकर अजमेर आ गए और एक साधारण सी नौकरी कर ली।
इस नौकरी में उन्होंने जी तोड़ परिश्रम करके अपने लिए एक तलवार और घोड़ा खरीद लिया। उनका विचार था कि उन्हें अब कहीं सैनिक की नौकरी कर लेनी चाहिए जो उनके स्वभाव और व्यवहार के अनुरूप होगी। वे ऐसी नौकरी की खोज में लग गए। एक दिन सांगा अपने घोड़े पर सवार होकर अजमेर के बाहरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे कि 4 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अपने साधारण वस्त्रों के कारण और कमर पर लटकी तलवार के कारण उन्हें सैनिकों ने संदेह की दृष्टि से देखा। एक सैनिक ने कड़कते हुए पूछा, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। इससे पूर्व तो तुम्हें इस क्षेत्र में कभी नहीं देखा गया। लगता है तुम तुर्क लुटेरों के गिरोह से हो। सांगा ने उत्तर दिया, मेरा परिचय यही है कि मैं एक राजपूत हूँ। मेरी यह तलवार ही मेरा परिचय है। सैनिक बोला, इसे बंदी बनाकर महाराज के पास ले चलो। सांगा ने कोई विरोध नहीं किया। सैनिक उन्हें बंदी बनाकर अजमेर के पास ही स्थित एक छोटी सी रियासत श्रीनगर ले गए, जो प्राचीन काल में ही राजपूत परमारों की राजधानी रही थी। इस समय वहां राव करमचंद का शासन था। राव करमचंद ने बंदी को ध्यान से देखा। कौन हो युवक? महाराज ने पूछा। हमारे सैनिक तुम्हें बंदी बनाकर क्यों लाए हैं? महाराज, मैंने स्वयं आप तक पहुंचने के लिए खुद को बंदी बनाया, अन्यथा आपके 4 क्या 40 सैनिक भी मेरे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, इतने वीर योद्धा हो तुम, हमसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं एक सैनिक हूँ, नौकरी की खोज में आया हूँ। महाराज बोले, किस देश से आए हो? सैनिक का देश उस राज्य का देश होता है जिसकी वह नौकरी करता है। करमचंद बोले, इससे पहले कहाँ नौकरी करते थे? एक ग्वाले के पास सेवक था। उसे मेरी नियमित जीवन शैली और अधिक भोजन करने से चिढ़ थी, तो मैंने उसकी नौकरी छोड़ दी। मैं मूल रूप से सैनिक हूं, अतः इसी आशा से यहाँ आया हूं। महाराज करमचंद बोले, बिना ठोस परिचय के तुम्हें नौकरी कैसे दी जाए? हमारी छोटी सी रियासत में बहुत सारे शत्रु हैं। क्या पता तुम किसी के गुप्तचर हो। आपका सोचना उचित है, परंतु आप उस ग्वाले से मेरे विषय में जान सकते हैं। मैंने कई महीनों तक उसकी सेवा की है। वह जैसा भी है, परंतु इस विषय में असत्य नहीं बोल सकता। महाराज बोले, युवक, तुम्हारी बातों में दृढ़ता तो है, परंतु हम इस प्रकार किसी को सेवा में रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम्हें अपना ठोस परिचय तो देना ही होगा, अन्यथा तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। महाराज, मैं राजपूत हूँ और मेरा परिचय मेरी तलवार है। इस समय मैं स्वेच्छा से बंदी बनकर आया हूँ, अतः आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं भाग्य का सताया हुआ सैनिक हूँ, किसी का गुप्तचर नहीं। राव करमचंद ने आदेश दिया, इसके बंधन खोल दिए जाएं। युवक, बाहर हमारा अश्व खड़ा है और तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास है। तुम राजधानी से निकलकर यदि हमारी सीमा से बाहर जीवित चले गए तो लौट कर आना, तब हम तुम्हारा परिचय जाने बिना तुम्हें सेवा में रख लेंगे। सैनिकों, इस युवक को नगर के बाहर तक स्वच्छंद जाने दो, परंतु स्मरण रहे कि यह रियासत की सीमा पार न कर पाए। युवक, तुम्हें चुनौती स्वीकार है? सांगा ने दृढ़ता से कहा, स्वीकार है महाराज। इसके बाद सांगा राजमहल से बाहर निकले और अपने अश्व पर सवार होकर नगर से भी बाहर आ गए। वे जानते थे कि अब श्रीनगर के सैनिक उनके कौशल और पराक्रम की परीक्षा लेंगे, जिसके लिए वे तैयार थे। उन्होंने भी अपनी तलवार हाथ में ली और आगे बढ़े। सामने ही सैनिकों की एक टुकड़ी संभवतः उन्हीं की प्रतीक्षा में थी। सांगा ने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई और सैन्य टुकड़ी से जा भिड़े। कई माह के पश्चात उन्होंने अपने पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन किया था, अतः पूरे कौशल और दक्षता में सांगा ने थोड़ी ही देर में अपना मार्ग साफ कर लिया और आगे बढ़ चले। परंतु अब मार्ग में बाधाएं भी अधिक हो गई थी, क्योंकि दूसरे पक्ष को समय मिल गया था। सांगा को श्रीनगर की सीमा पार करने के लिए 4 सैन्य टुकड़ियों का सफाया करना पड़ा, परंतु यह उनके कौशल और पराक्रम की ही बात थी कि उन्हें एक रोज तक नहीं लगी। संध्या हो चली थी। श्रीनगर की सीमा पार करके वे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वापस चल पड़े। रास्ते में उन्हें वे घायल सैनिक मिले जो उनकी तलवार की भेंट चढ़ गए थे। महाराज राव करमचंद ने तत्परता से घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया।
सांगा निर्भय होकर राजधानी में पहुंच गए थे। वहां उनका स्वागत स्वयं राव करमचंद ने किया। उनके 150 से अधिक सैनिक घायल हुए थे, परंतु उन्हें इस नए सैनिक के पराक्रम से इस क्षति की भरपाई होती लगी। सांगा ने अपने साहस और पराक्रम से अंततः सैनिक की नौकरी प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह छठा भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।